ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में। और आइए देखते हैं कि आज का हमारा मुद्दा क्या है। तो देश भर में डिजिटल भुगतान और पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। नीति आयोग ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अभियान का प्रारंभ किया है और ऐसे 5 तरीकों की पहचान की है जो कि बहुत सुविधाजनक हैं, या फिर कह सकते हैं कि आसानी से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ाया जाए। इनमें यूपीआई, यूएसएसडी, प्रीपेड वॉलेट, पीओएस कार्ड्स, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम शामिल हैं। ये भी माना गया है कि इसके प्रचार और प्रसार के लिए लोगों को जागरूक बनाना बेहद अहम है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत भी झिझक है वो लोगों की खुल जाए और वो डिजिटल व्यवस्था की तरफ बढ़ जाएं। और खास तौर पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अग्रणी भूमिका जहां बैंक निभा रहे हैं, वहीं नीति आयोग भी इसमें कदम से कदम मिला रहा है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे डिजिटल तरीकों से भुगतान करने से हमारा जीवन आसान बन सकता है। खास तौर पे जो कैंपेन नीति आयोग ने #PayDigitally चलाया है, उसको अगर हम साथ में लेकर भी चले और वो किस तरह से इस क्रम में अहम भूमिका अदा कर रहा है। अगर आपका इस कार्यक्रम में कोई सवाल करने का मन है, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेहद आसान तरीके हैं। ट्विटर के जरिए सवाल करना चाहते हैं तो #economytoday का इस्तेमाल कीजिए। मेल के जरिए संवाद साझा करना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील कुलकर्णी साहब, जो कि डिप्टी एमडी है ऑक्सीजन, एक ई-वॉलेट का माध्यम है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनसे बहुत सी चीजें जानेंगे, लेकिन शो की शुरुआत कर लेते हैं और आइए देखते हैं कि आज हमारा जो खास तौर पर कह सकते हैं वेंकट विमुद्रीकरण से जुड़ा हुआ खास मुद्दा आज है क्या। तो कालेधन के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही सरकार को विमुद्रीकरण का फैसला लिए करीबन 1 महीना हो गया है। इस 1 महीने में लोगों को कुछ तकलीफ तो जरूर हुई है, लेकिन देश में कालेधन पर इस निर्णायक लड़ाई में काफी हद तक सफलता मिली है। डिजिटल लेन देन में भी इजाफा हुआ है। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए कल कई अहम घोषणाएं हुई। आइए नजर डालते हैं उन पर। 8 नवंबर को कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया। इस कदम से जाली नोटों और आतंकवादियों को फंडिंग पर रोक लगाने में भी मदद मिली। 1 महीना बीत गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, कालेधन और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए देश के लोगों की प्रशंसा की। गुरुवार को एक साथ कई ट्वीट करते हुए उन्होंने भारत के लोगों को काले धन के खिलाफ जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद दिया। फैसले के बाद से आम लोगों को हुई मुश्किलों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटी अवधि की इस मुश्किल से देश को लंबी अवधि का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि ग्रामीण भारत का विकास और समृद्धि भ्रष्टाचार और काले धन की भेंट न चढ़े। साथ ही उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के हित में है। प्रधानमंत्री ने इसे नगद रहित भुगतान और आर्थिक लेन देन में नवीनतम तकनीक को शामिल करने का एक अच्छा मौका भी बताया। उन्होंने काले धन के खिलाफ अभियान में समर्थन मांगते हुए कहा कि उनकी मान्यता और मजबूत हुई है कि इस पूरी प्रक्रिया से गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग और आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा। नगद रहित भुगतान और आर्थिक लेन देन में नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल की पीएम की इसी अपील को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई सारी सुविधाओं का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक कैश से लेन देन कम करने की कोशिश हुई है और डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक जहां तक संभव हो अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कम हो और उसके सब्स्टिट्यूशन में डिजिटल ट्रांजैक्शंस आगे बढ़े। सरकार ने गुरुवार को जिन कदमों का ऐलान किया है उनमें सबसे अहम है कार्ड से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रियायत। यानी जो डिजिटल मोड से पेट्रोल डीजल का भुगतान करेंगे उन्हें 0.75% डिस्काउंट मिलेगा। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले 1 लाख गांव को 2 स्वाइप मशीन दी जाएंगी।
नाबार्ड 4 करोड़ 23 लाख किसानों को रुपए कार्ड देगा। मुंबई उपनगरीय ट्रेन में मासिक और सीजनल रेल टिकट की ऑनलाइन खरीद पर आधा फीसदी की छूट मिलेगी। ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर 10 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा मिलेगा। केटरिंग और रहने की सुविधाओं के ऑनलाइन भुगतान पर 5% की छूट होगी। ऑनलाइन पॉलिसी पर भी बम्पर छूट मिलने जा रही है। ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसी पर 8% की छूट, जबकि ऑनलाइन जनरल इंश्योरेंस पर 10% की छूट होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ लेन देन के दौरान लगने वाली फीस का भार वो उपक्रम ही उठाएगा। सरकारी बैंकों की तरफ से स्वाइप मशीनों, माइक्रो एटीएम का किराया 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट पर 10% छूट मिलेगी। फास्ट कार्ड और आरएफ टैक्स से भुगतान पर भी 10% की छूट मिलेगी। दरअसल सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट और बाकी सारे डिजिटल करेंसी माध्यमों को लागू करने की कोशिश कर रही है। साथ ही सरकार ने 2000 तक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भुगतान पर सर्विस टैक्स माफ कर दिया है। सरकार के कदमों से साफ है कि उसका इरादा काले धन को खत्म करने के बाद देश को नगद रहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ाना है, ताकि इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके और पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था स्थापित की जा सके। डीडी न्यूज। और डिजिटल लेन देन से किस तरह से आपके जीवन में काफी बदलाव आ रहे हैं और किस तरह से प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ डिप्टी एमडी ऑक्सीजन ई वॉलेट के सुनील कुलकर्णी जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जब भी हम चाहे हम नीति आयोग के कैंपेन की बात करें जो साफ तौर पर कहता है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलना चाहिए, पारदर्शिता है, वित्तीय समावेशन है, लेकिन एक जो झिझक है आमतौर पर, एक माइंडसेट है, उसको चेंज करने की भी काफ़ी ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। क्या लगता है कि ये ई वॉलेट्स हैं, पीओएस मशीन्स हैं, या फिर हम यूपीआई की बात कर लें, जो स्पेशल फीचर फोन्स है, ये जो माध्यम है ये माइंडसेट चेंज करने में किस तरह से काम कर रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत की जो इकोनॉमी थी ये 95 से 96% कैश इकोनॉमी थी, और इसका कारण ये था कि आज की तारीख में कैश का कोई डिसइंसेंटिव नहीं था जी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का डिसइंसेंटिव था। अगर आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑक्सीजन वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें आपको मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो कहते हैं उसको देनी पड़ती थी। तो किसी भी ग्राहक को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मर्चेंट को फर्क पड़ता था। इसलिए मर्चेंट कैश ट्रांजैक्शन में ज्यादा बिलीव करता था। लेकिन अगर आप सेफ्टी देखें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा सेफ है। अगर आपके पास ऑक्सीजन वॉलेट है और आप ऑक्सीजन वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऑक्सीजन वॉलेट का ट्रांजैक्शन जो उसके बैकएंड में है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, लेकिन करेंसी डुप्लीकेट हो सकती है। आपके पास करेंसी जो आ रही है वो फेक करेंसी हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो करेंसी डुप्लीकेट है। तो इस तरह से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो कैश ट्रांजैक्शन से कहीं ज्यादा है, लेकिन उसका डिसइंसेंटिव कुछ नहीं था। जबकि मालूम है आपको कि आपको जाके बैंक में जमा कराना पड़ता है, उसके बाद आपको उसमें टाइम लगता है। और दूसरा, जीएसटी की वजह से अब ज्यादा पारदर्शिता आ गई है, क्योंकि पहले जीएसटी जब नहीं था तब कैश ट्रांजैक्शन में जो भी बीच का टैक्स था वो बीच में लोग बाग नहीं भर पाते थे, जो मर्चेंट्स थे। अब अगर कोई भी जीएसटी में ट्रांजैक्शन में बीच में कोई कैश ट्रांजैक्शन आ जाता है, तो क्योंकि आखिर का ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसलिए अगर ये ऑक्सीजन वॉलेट से ट्रांजैक्शन हुआ है और डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसमें आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा जो आखिरी मर्चेंट को, और इसलिए बीच वाले सारे कैश ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग जाएगा। तो इस वजह से सारा जो टैक्स नेट है वो इंप्रूव हो जाएगा, और इस वजह से इसमें ज्यादा पारदर्शिता आएगी। और जबकि अब आज कल अनाउंस हुआ कि इसके मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे सर्विस टैक्स भी माफ कर दिया गया 2000 रुपए के ट्रांजैक्शन तक। 2000 रुपए का ट्रांजैक्शन इस समय मेरे ख्याल से 95 से 98% टोटल ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से सारा ही सर्विस टैक्स मर्चेंट ट्रांजैक्शन पे माफ कर दिया गया है, और ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए। Well, Mr. Kulkarni, now we are also running up bans as well. This aggressive campaign by the government, I pay digitally, hashtag I pay digitally, it's pretty much, on the social media sites as well. In fact, Niti Aayog has started this campaign too. Everyone with a sense of pride who's done this digital transaction come and then tweet saying that, see, I pay digitally, hashtag I pay digitally, and then they say that I am a part of digital transactions in this country, so moving towards less cash economy.
Many people say that government is coming up with certain, awareness programs and all. Now, my question is, what is the role of the e-wallet companies? Like you are from Oxygen, there are other e-wallet companies like Paytm, MobiKwik and all. What is the role of e-wallet companies with respect to bringing awareness among the people of using digitized, transactions and digitized methodologies for their financial transactions through this I Pay Digitally awareness campaign? Yeah. So there are two things to be done by digital wallet companies like Oxygen Wallet. One is to first set up footprint. Oxygen has about 200,000 outlets where customer can convert cash to digital. And that is, if you have infrastructure in place for electronification of transaction, people will use digital transaction. Today, India has about 30 million merchant outlets, but the point of sale infrastructure that I'm showing you an Oxygen point of sale micro ATM. This particular infrastructure is only at 1.3 million merchant outlets out of 30 million. And there are more than 2 or 3 point of sale at one outlet. So unique merchants are less than 700,000. So the first is improve the footprint. Second thing is to provide as many services using the Oxygen wallet or the wallet's transactions so that it becomes part of daily life. Today, people have to be incentivized by virtue of different promotion to use digital transaction. The awareness is there in terms of, yes, I know Oxygen wallet, I know other wallets, etc., but in terms of usage, it has to be for all mass market services like recharge, bill payment, taxes, electricity bills, and all kinds of bills that you can use Oxygen wallet to do that. But before you use the wallet, you have to first go to an outlet and convert your cash to digital. Once you convert your cash to digital at Oxygen wallet, at Oxygen outlet, then you can use that for a variety of services and bring down this cash transaction from 95% to a significantly lower level. Even in America, which is considered to be the largest economy and have very high penetration of digital transaction, still 40 to 50% transactions are cash transactions. Now, Mr. Kulkarni, now when we talk about the urban areas and the tier 1, tier 2 cities, tier 3 cities also as well, we can understand that people are getting awareness. But then what about the people in the remote areas, the rural areas? Now, when we talk about paying digitally, this digital revolution which we're talking about, they play a crucial role because India, the major part of India is basically the population is from rural areas. Even they should be, they're being aware of all these transactions, of the methodologies and everything. What should be done for that? So it's also mentioned in the campaign now that there are 2 point of sale. India has about 6.5 lakh villages. True. And for each village, 2 point of sale using NABARD, through NABARD is being sanctioned for each village. So these point of sale or so-called micro ATM that Oxygen has provides, first of all, replacement of an ATM. Today, why you have so much high cash transaction is that in villages, the bank is at least 20 to 40 kilometers away from the village. And when you get money, you go to the bank once in a month or once in 2 months, withdraw the entire money and come back. If you have an Oxygen micro ATM point there, you don't need to really withdraw cash. And if you're not withdrawing cash, what are you going to do with that? You are going to either use it for your daily usage, and there also the Aadhaar-enabled payment system is what has been promoted. It is the most interoperable system, including security, where unlike the cards, PIN, passwords, nothing is required. You just use your biometric on micro ATM and do that. And for that, proliferation of micro ATM in villages is the first step to do that. The USSD is the second step, where a feature phone can be used for an Oxygen wallet to be transacted using a feature phone. You don't need a smartphone. So Oxygen has about 100 million customers who pay cash and access these 200,000 outlets. They never had the access to feature phone. Using USSD that TRI has opened up, all these 100 million customers will be able to transact using feature phone, which only is entering some numeric digits and do transactions. And so basically the digital transactions, when you say that even people are getting some idea about how to use these things. But then when you talk about these outlets and everything, even there people tend to go and then they start exchanging money there. Okay, I swipe a card and I take money. That is not but moving towards digital transactions. Yeah, so you have to avoid cash out, and that's why I said
Aadhaar enabled payment system can be used for buying goods and services, for buying your, for paying your electricity bill, for paying your mobile bill, for paying your Tata Sky. All these transactions using Oxygen Micro ATM can be done without taking cash and directly debiting your bank account. And that becomes then a fully cashless transaction, which is what the digital economy is all about, that you go to a nearest oxygen outlet, use your Aadhaar, use your card or any of these mechanism, and without taking cash from your bank, you are directly paying for your daily goods and services requirements. Right. And then yes, Achal, you have a question. साथ ही जब हम इस प्रक्रिया की बात करते हैं, खासतौर पे ई वॉलेट्स की बात हो, चाहे यूपीआई की तरफ से हम बात करें, जो भी ऐसे मोड्स हैं जो डिजिटल तरीके से सशक्त हैं, एक हमेशा से झिझक रहती है कि कितने ज़्यादा सुरक्षित हैं। उस झिझक को मिटाने के लिए आप किस तरह से बता सकते हैं कि खासतौर पे क्योंकि जैसे ऑक्सीजन है, ऐसे पेटीएम बेहतरीन ई वॉलेट्स हैं, सुरक्षित की जहाँ तक हम बात करते हैं वो कितने सुरक्षित हैं? तो ऐसा है, इसमें सबसे पहले चाहे स्मार्टफोन हो चाहे फीचर फोन हो, हर एक ट्रांजैक्शन एक एम पिन से सिक्योर्ड है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और आप एटीएम पिन यूज करते हैं एटीएम में, इसी तरह यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर के एम पिन से आप ये ट्रांजैक्शन सिक्योर कर रहे हैं। उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास एसएमएस आ रहा है, जबकि आपके पास ये पता है कि ऑक्सीजन वॉलेट में अगर आपके पास 2000 रुपए हैं तो आपकी रिस्क सिर्फ 2000 रुपए की है। अगर आपके पास 500 रुपए हैं तो आपकी रिस्क सिर्फ 500 रुपए की है। आप अपने बैंक अकाउंट से ऑक्सीजन वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं, चाहे आप 200 रुपए डालें, चाहे 2000 रुपए डालें, चाहे 10,000 रुपए डालें, आपकी रिस्क उतनी ही है। तो इस हिसाब से आपको एक पीस ऑफ माइंड है कि आपने अपना ट्रांजैक्शन उतना ही रिस्क के अंदर डाला है जितना आपको चाहिए था। आपने अपना पूरा बैंक अकाउंट एक्सपोज नहीं किया है। दूसरी तरफ अभी जो नए पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल आए हैं उसमें मैग्नेटिक कार्ड की जगह चिप एंड पिन है। तो अगर आप ऑक्सीजन माइक्रो एटीएम यूज कर रहे हैं तो यहाँ आप चिप एंड पिन कर सकते हैं, जिसको बहुत ही मुश्किल से हैक किया जा सकता है। और तीसरा, आपका जो आधार सिस्टम है ये पूरा आखिर तक एनक्रिप्टेड है। इसमें न तो आपको पिन की जरूरत है न किसी की, आप अपना बायोमेट्रिक से अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं। और इस वजह से अगर आप ये ऑक्सीजन माइक्रो एटीएम के थ्रू बायोमेट्रिक यूज कर रहे हैं तो इसमें आखिर तक आपका ट्रांजैक्शन सिक्योर है। आपको किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मेरे पास कार्ड नहीं है और कुछ नहीं है। तो काफी सुरक्षित है। और जिस तरह से आधार एनेबल्ड सिस्टम हो जाएगा और कोशिश कर रही है सरकार, तो काफी सुरक्षित भी। और साथ ही साथ किस तरह से डिजिटल इंडिया के कैंपेन को भी बूस्ट मिल रहा है इससे, वो भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे इस शो में वक्त छोटे से ब्रेक आए, आपके सवाल लगातार हमको मिल रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Business Morning's Economy Today. Without any delay, let's take the questions which we are getting on Gmail and Twitter handles. If I'm not wrong, the first question is on our Gmail handle. Let's have a look at that question at this moment on Gmail. And that's in Hindi, Achal. क्या डिजिटल दीवारें मजबूत और सुरक्षित है, ये जानना चाहते हैं नितिन चौधरी @outlook.com पे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन अगर आप और इसे काफ़ी आसान शब्दों में समझा पाएं, क्योंकि लोगों को सिर्फ यही परेशानी होती है कि जहां तक मैंने देखा है समझने की, आपने मान लीजिए एक काइट स्वाइप किया
उस वक्त उसमें लिखा हुआ आ गया ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, लेकिन बाद में आपका पैसा आपके अकाउंट से कट गया, चाहे हम कोई भी वर्ड इस्तेमाल करें, तो किस तरह से आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं? इसमें कैश से ज़्यादा सुरक्षित है ये डिजिटल ट्रांजैक्शन, सबसे पहले। और दूसरा, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होने का मतलब है या तो आपका पासवर्ड सही नहीं है या आपने कुछ गलत डायल किया है। उसके बाद जनरली ऐसा नहीं होता कि आपके ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट दिए जाते हैं। इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाया है कि यदि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बैक एंड में किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो कस्टमर का पैसा सुरक्षित रहेगा, कस्टमर को कभी भी उसमें तकलीफ नहीं दी जाएगी। जबकि आपको ये कैश में ये सुरक्षा नहीं है। अगर आपके पास कोई फेक नोट आ गया तो आप उस नोट को बदल के नहीं किसी और के पास जा सकते हैं, आपको बैंक में देना पड़ेगा, वो पैसा आपका बेकार चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर किसी वजह से आपके बैक एंड में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सारा जिम्मेदारी बैंक या प्रीपेड प्रोवाइडर्स की है, कस्टमर को उसका पैसा वापस मिलेगा। ये है अभी काफी रिसेंटली ये नोटिफिकेशन इशू किया है, इसलिए कस्टमर इंटरेस्ट पूरा प्रोटेक्ट किया गया है इन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए। Let's have a look at other question as well, Mr. Kulkarni. Let's have a look at that question on Gmail itself. The second question by Saurabh, if I'm not wrong. Let's have a look at that question. We are ready to pay digitally, but vendors deny it. So can government make compulsory to accept Saurabh Sasam card? This is one question which many people have. Mr. Kulkarni, how are you looking at it as one of the members of this e-wallet platforms? So as a first step, I think this entire month, all the merchant discount rate has been made zero. Whether it is debit card transaction or it is a credit card transaction, this all has been made zero. Effectively, what it means is merchant is not paying anything for digital transaction. Some reports say that it costs most of the banks and Master, Visa and RuPay put together about 1,000 crore in a month. But that is the first incentive that government has rolled out so that merchant become habituated to this particular transaction. The second problem is that the merchant discount rate. Today, if you look at it, India has one of the lowest merchant discount rates. Yes. When people say that merchant deny the transaction, that is more on credit cards. The credit card today has a merchant discount rate of between 1.8 to 2.5%. Some cards have even higher. And that's a very significant merchant discount rate for merchant to bear if his total margin is between 4 to 5%. But debit card, RBI has made a cap on merchant discount rate that below 2,000 rupees, 0.75% is your merchant discount rate. Now, for a 0.75% rate, typically the merchant will not dispute. He is more concerned about the 2% and 2.5%. And therefore, as the debit card is being used on such as Oxygen POS or Oxygen Micro ATM, which currently has started being used after this demonetization, you will have more merchant infrastructure and more debit card usage, which is nothing but bank account usage, and therefore there will be more people using Oxygen Wallet, more people using merchant POS, and therefore the digital transactions will not be denied by merchants simply because 0.75%, which accounts for most of the 2,000 rupees transaction, is not a very large value for the merchant if it is being used that way. But we are talking about the awareness as well. In fact, that is also slowly getting enhanced. So I think we hope that it will be pretty much easier in the future as well. Let's have a look at another question on Twitter. Let's have a look at that question. This question is by R.L. Singhatia. Regularly he sends questions. The question is, what is the government's planning to bring unorganized business sector into accepting digitally? Do you have any say on this? और इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये भी है सुनील कुलकर्णी जी कि अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाहे हम एमएसएमई की बात करें, जितने भी विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, वहाँ पर तो परेशानी कम है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि असंगठित है, उनका ये मानना है साफ तौर पे, जो मान लीजिए कर्मचारी है, उसने कहा कि मैं भले ही बैंक में पैसा ले लूँ या डिजिटली लेना चाहूँ, लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इस तरह के फैसले में यकीन नहीं रखते, क्योंकि टैक्स का भी मामला आता है। वहाँ पर किस तरह से डिजिटल पेमेंट जो हैं वो अपना रोल अदा कर सकती हैं? तो इसमें तीन बातें हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि 5,000 रुपये के ऊपर सारे पेमेंट गवर्नमेंट से सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करती है। जी जी। So they have made all transactions beyond 5,000 rupees electronic.
दूसरा उन्होंने ये किया है कि लेबर कमिश्नर का भी एक सर्कुलर मैंने देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे लेबर पेमेंट्स बैंक अकाउंट के थ्रू होने मैंडेटरी कर दिए हैं स्टार्टिंग दिसंबर। सो इसका मतलब लेबर का पेमेंट अगर बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू हो रहा है इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड। सो दूसरा ये है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था जीएसटी, एंड कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एंड कस्टमर का ट्रांजैक्शन डिजिटल है तो बाकी सारे ट्रांजैक्शन अगर डिजिटल नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है। तो ये तीनों माध्यम अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जबकि जीएसटी उम्मीद है अप्रैल से लागू होगा, लेकिन इन्हीं दो में कि गवर्नमेंट पेमेंट्स 5,000 के ऊपर और सारे लेबर या जो पेमेंट जो कैश में होते थे वो अब सारे बैंक के थ्रू करना मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। Let's have a look at other question as well on our show today. This is also on Twitter. Let's have a look at that question. And another regular viewer, we can say, how can small traders and retailers realize the full potential of digital payments with ease and efficiency, Mr. Kulkarni? So here I think very recently RBI has come up with a merchant wallet for people like Oxygen Wallet, where up to 50,000 rupees can be accepted into a bank account without really too much paperwork, because the bulk of the problem for small traders and retailer was going through the entire documentation process, investment in a point of sale machine. But now you have an Oxygen Wallet. You can use Oxygen Wallet as a merchant. You can use Oxygen Wallet as a consumer. So as a person-to-person transfer, it is simple using either USSD or smartphone, or now what NPCI is, and MasterCard and Visa have come up is that for smartphone they have come up with a unified QR code where you can just scan and then straight away pay. That way they are trying to make sure that the cost of infrastructure for small merchants using either Oxygen Wallet or using this kind of Oxygen point of sale terminal can be made cost effective. In fact, government has also mentioned that the rental cannot be more than 100 rupee per month for point of sale machine for public sector bank, because they are deploying these infrastructure to all kinds of merchants. Mr. Kulkarni, we're running out of time, so people can't give reasons anymore. In fact, government is coming up with this. You're also mentioning about Aadhaar-based banking as well. Now, if you don't have a smartphone, you don't have a feature phone, you have Aadhaar card, still online banking transactions can be done, right? Absolutely. If you can throw some light concluding the whole show on that. Yeah, so I think the entire focus is that this 95% of the cash transaction needs to go down significantly, and for that people like Oxygen using their retail outlet, using their Oxygen Wallet, using Aadhaar enabled payment system, using USSD, using UPI and there are many similar players who are wanting there is so much. $1.3 trillion is the retail payment, out of which if 95% is cash, there is so much that can be done using electronic payment, and therefore transparency of transaction will bring more efficiency both for retailer and consumer, and it is, I can tell you, it is far more secure than currency because of the reason I just mentioned. Absolutely. In fact, thank you very much, Mr. Kulkarni, for coming to our studio and giving your analysis and answering many questions which we've got on Gmail and Twitter handles as well. So that is it. India is moving in that digital transaction revolution. Hashtag I pay digitally is a campaign which is running aggressively. I feel proud to say that, and I make my transactions everything on digital mode. बिल्कुल, और हम भी इस प्लेटफॉर्म से और डीडी न्यूज के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप डिजिटल लेन देन करने में थोड़ा हिचक रहे हैं तो आपके पास ढेरों विकल्प मौजूद हैं, और उस विकल्प के साथ अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप हैशटैग पर जाइए और बहुत ही गर्व के साथ, जैसे कि वेंकट ने भी कहा, आप कहिए कि हम अब एक डिजिटल नागरिक हैं और डिजिटली हर एक लेन देन को करते हैं। जान से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि भारतीय शेयर बाजार किन स्तरों पर फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये डालते हैं नजर तो 26,748 का लेवल और 54 अंकों की बढ़त के साथ भारतीय शेयर बाजार कारोबार करते हुए। शुक्रवार का दिन है आज और सोमवार को जो है वो बाजार बंद रहेंगे, ईद है उस दिन। आपसे मुलाकात होगी आप अगर बात करें शेयर बाजार के मुतालिक तो मंगलवार को। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।